वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी में नया लेसन चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही जानी मानी ये मेंटलिटी चलती है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रिक्ट कह सकते हैं या बहुत डिफिकल्ट मान सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि जहां तक मैंने कहा था एनसीईआरटी सिलेबस देखा, मुझे सबसे सिंपल चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री की होती है, ट्रिग्नोमेट्री एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये चैप्टर्स में बहुत इजी है। बट जिस तरीके से इनको पढ़ाया जाता है या और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर बच्चों के दिमाग में मेंटलिटी बैठ जाती है कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा बेसिकली नहीं है, काफी इजी है। दूसरा, सबसे पहले मैं चैप्टर शुरू करूं उससे पहले आपका एक डाउट है, जो बेसिक क्वेश्चन होता है बच्चों के मन में, पहले मैं उसको थोड़ा रिस्पॉन्ड कर देता हूं। बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये पढ़कर कहां काम आएगा हमारे, या tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू ये होता है, ये हमारे कहां काम आएगा। तो ये सारी चीजें बच्चों के दिमाग में रहती हैं। इसका सीधा सा जवाब मैं आपको दे देता हूं कि जितनी फिजिक्स आपने हमने पढ़ी है, बेसिकली मैकेनिक्स में या और भी जो फिजिक्स के डायमेंशंस हैं, उन सभी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैथ्स का रोल है वो ट्रिग्नोमेट्री प्ले करती है। फिजिक्स में आप 11th में अगर आप साइंस लेते हैं तो फिजिक्स के अंदर देखेंगे फोर्स के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और भी बहुत सारी चीजों के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उन सभी को हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा साइंस की और भी सभी ब्रांचेस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए साइंस में थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये बहुत ज्यादा एक काम का है, बहुत ज्यादा काम आता है, इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि टीचर पढ़ा रहा हो तो आप पीछे बैठ बैठ के यही कोर्स है लोग पता नहीं क्यों पढ़ाया जा रहा है, कभी काम पे आएगा या नहीं आएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो इस चीज को लेकर आप टीचर बनना कोशिश, अपने सिलेबस करना कोशिश, पढ़ाई ये चीज बहुत काम की है, इंटरेस्टिंग भी बहुत है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक शुरू करते हैं कि एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। क्लास 9 में ही ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस की जाती है, इससे पहले आपने आज तक इसके बारे में कुछ नाम भी नहीं सुना होता है। तो मैं तो बिल्कुल फ्रॉम जीरो से शुरू करते हैं कैसे ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस की। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का पहला जो नाम है वो तो ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है, बट ट्रिग्नोमेट्री का जो ओरिजिन है उसके लिए हमारे आर्यभट्ट को जिम्मेदार माना जाता है। आर्यभट्ट जो है हमारे मैथमेटिशियन, बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, उन्होंने आज से 2600 साल पहले आर्यभट्ट ने ट्रिग्नोमेट्री की ओरिजिनेशन की थी। उन्होंने जो पहला हम जो साइन थीटा पढ़ते हैं साइन, इसके लिए आर्यभट्ट ने सबसे पहले अर्धज्या नाम से एक वर्ड दिया था, अर्धज्या, जो बाद में करते करते ज्या बन गया और ज्या से फिर उसको ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया, लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। तो ये अर्धज्या और ज्या से या जीवा से, जीवा भी आपने नाम सुना होगा, चा, जीवा से वो करते करते वो वर्ड साइनस बन जाता है, देन आपको हम साइन के नाम से सुनाता है। तो बेसिकली इसका ओरिजिनेशन आर्यभट्ट है। क्या सबसे पहले ये देखें, उससे भी पहले ये देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहां एप्लीकेबल है, कहां यूज होती है। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स पर ही एप्लीकेबल है, राइट एंगल ट्रायंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ यही एप्लीकेबल है और कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं की जा सकती। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री पूरी त्रिकोणमिति जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से समकोण त्रिभुज पर ही काम करती है। इसके अलावा दूसरे कोई भी त्रिभुज पर हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड। अब दूसरी चीज बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या। तो मैं आपको जीरो से शुरू करता हूं। देखिए एक्चुअली जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हम लेवल कर देते हैं इसको ए बी एंड सी। तो इसके हमारे पास 3 साइड्स हैं, ए बी बी सी एंड ए सी, ये 3 साइड्स हैं। तो पहले हम मैं तो इन तीनों साइड्स को बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली मतलब है इन तीनों में से हम एक को परपेंडिकुलर मानते हैं जो बेसिकली खड़ा होता है, या जो हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है इसे हम बेस बोलते हैं, आधार जो क्षैतिज रेखा होती है, और जो ऊर्ध्वाधर होती है जो वर्टिकल लाइन पर से, तो उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो तीसरी साइड होती है जो इन दोनों से लंबी होती है, इन दोनों से लहती होती है, तीसरी साइड तीनों से लंबी होती है, इस तीसरी साइड को हम बोलते हैं कर्ण या फिर हाइपोटेनस।
ये नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम जरूर आप ध्यान रखें। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, ये तीन नाम होते हैं। जो वर्टिकल लाइन है इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर है जो लंब बोलते हैं, क्षैतिज रेखा को आधार बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बेस बोलते हैं, एंड जो थर्ड लाइन है जो इन दोनों से लंबी है और राइट एंगल के सामने की तरफ है। याद रखिए कई लोग इसको ऐसे बोलते हैं खिड़की है सामने की तरफ है, ऐसा मैं आपको बताता हूं जो राइट एंगल है उसकी जस्ट सामने की तरफ जो लाइन होगी, राइट एंगल के सामने वाली लाइन वो सबसे बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल छोटे होंगे तो इन दोनों के पास वाली साइड भी छोटी होगी। ये वाला बड़ा एंगल इसके सामने वाली लाइन बड़ी होगी और ये लाइन होती है हाइपोटेनस, ये सबसे बड़ी लाइन होती है किसी राइट एंगल के लिए। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़े उससे पहले एक बार पाइथागोरस पर फोकस कर लेते हैं। पाइथागोरस भी इस एक्सरसाइज में जो आप पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम को भी तो मैं देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, 7th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम आती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस के अलावा बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का प्लस हाइपोटेनस के स्क्वायर का प्लस बराबर आता है। फॉर एग्जांपल ये और ये दोनों साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स जैसे AB का स्क्वायर प्लस इसका BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर E का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर B का स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर कर्ड यानी हाइपोटेनस का। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इज इक्वल टू कर्ड का वर्ग, ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम है। इसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम तो चलो आप लोगों ने समझ ली होगी, इससे पहले पढ़ी होगी, लेकिन आप एक और नई चीज नहीं आपने पढ़ी होगी बट हो सकता है आप नहीं पढ़ा हो, मैं आपको वापस रिवाइज कर देता हूं। एक नाम आता है पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स। पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स क्या है? पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स, पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स ऐसे नंबर्स का सेट है, ऐसी संख्याओं का समूह पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स कहलाते हैं जिनमें 2 का प्लस तीसरे के प्लस के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल इस पाइथागोरस ट्रिप्लेट है वो है 3 4 एंड 5। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25। सेटिस्फाई हो रहा है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो 3 4 5 इज द पाइथागोरस ट्रिप्लेट। जैसे एक और करता हूं 5 12 एंड 13। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 is equal to 12 144 and 25 169, that is the square of 30। तो ये भी क्या हो रही है, सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर is equal to 13 का स्क्वायर, बता रही। तो इन नंबर्स को बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिप्लेट। तो पाइथागोरस ट्रिप्लेट का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर्स का सेट जिनमें 2 का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड्स मान सकते हैं। मतलब एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है जिसकी तीन साइड्स 3 4 है, या फिर 12 13 और 12 5 12 और 13, या फिर 6 10 और 8 6 8 10, या 24 10 एंड 26 को, या फिर एक और आता है 24 7 एंड 25। ये पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स हैं, इनमें इन दोनों के स्क्वायर का प्लस इसके स्क्वायर का प्लस बराबर है, इन दोनों के स्क्वायर का प्लस। तो आप बेसिकली इन सभी पाइथागोरस ट्रिप्लेट वर्ड्स को या इन सेट्स को याद रख लीजिए, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में ये बार-बार याद रखने वाले हैं, इस्तेमाल होने वाले हैं। हमको पाइथागोरस की हेल्प से सॉल्व करेंगे, बट आपको याद रहेगा तो आपको डायरेक्ट आपके दिमाग में ही बन जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो याद रखिए 3 4 5 इज अ पाइथागोरस ट्रिप्लेट, 4 12 13 इज पाइथागोरस ट्रिप्लेट। हां, इसकी जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो पाइथागोरस ट्रिप्लेट होंगे। फॉर एग्जांपल 3 4 5 है तो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, ये भी पाइथागोरस ट्रिप्लेट हो गया। 3 का ट्रिपल 9, 4 का ट्रिपल 12, 5 का ट्रिपल 15, ये भी पाइथागोरस ट्रिप्लेट हो गया। तो इनके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो पाइथागोरस ट्रिप्लेट होंगे। तो हम बेसिकली एक को याद रखने के बाद दूसरा पूरा सीमा में आ जाएगा, ये भी पाइथागोरस ट्रिप्लेट है। ये इसी का डबल है, 3 का डबल 4 का डबल, ये भी पाइथागोरस ट्रिप्लेट है। इसी तरह से ये पाइथागोरस ट्रिप्लेट है, ये पाइथागोरस ट्रिप्लेट है, और भी बहुत सारे पाइथागोरस ट्रिप्लेट है, लेकिन ये छोटी-छोटी ट्रिप्लेट्स हैं जो हमारे बेसिकली इस चैप्टर में काम आती हैं। तो इनको ध्यान में रखेंगे तो आपको आगे हेल्प मिलेगी। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो छोटी वाली लाइंस के स्क्वायर का प्लस बड़ी वाली लाइन के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब दो छोटी लाइंस के स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। ये b है इसका स्क्वायर, ये b है इसका स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर।
ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कहती है, मतलब पाइथागोरस जो ये कहती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ लिया है, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काम आने वाला है और इसी की हमने हेल्प भी ली है इस चीजों को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आगे चलता हूं, जब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली है, अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बताना चाहता हूं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है? एक्चुअली आपने फंक्शंस चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में रिलेशंस एंड फंक्शन आता है, तो वहां से थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। मैं आपको बताता हूं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस का मतलब ये है कि आप किसी एंगल को देखकर, ये जो थीटा बताता है बाद में, उस थीटा को पहले हम एंगल लिखते हैं, किसी एंगल को देखकर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 का होगा, ये चीज हमें पता है, ये एंगल 90 होगा। बाकी दूसरा वाला कोई भी एंगल दिया चाहिए, ये नहीं चाहिए, कोई भी एंगल नहीं है, तो कोई भी एक एंगल के आधार पर अगर आपको ये एक एंगल पता होता है तो आप इन सभी साइड्स का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का चमत्कार है, ये मैथमेटिकल मिरेकल है कि आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इधर होता है, वो हमारे पास 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक दूसरा एंगल आपको पता होता है, देन आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बाकी किसी भी दो साइड्स का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, कोई भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं ए एंगल के बेसिस पे। एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, that we can say the trigonometry is a function where the trigonometric functions are a function of angle from which we can get the ratio of n two sides of an rectangle। किसी भी समकोण त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें उस त्रिभुज के एक कोण के बारे में जानकारी है। समकोण के अलावा एक अन्य कोण के बारे में अगर हमको जानकारी है तो हम उनके रेशियो के बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता है कि ये एंगल 30 डिग्री है, अगर मुझे ये पता है कि एंगल 30 डिग्री है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 1:2। मतलब अगर परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर होगा तो हाइपोटेन्यूज 100% 20 सेंटीमीटर होगा। आई नो दिस, व्हाई? बिकॉज़ आई नो दिस इज एंगल, दिस इज 20 डिग्री, 30 डिग्री। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये 10 सेंटीमीटर होगा। इन दोनों का रेशियो 1:2 होगा, ये मुझे पता है। कैसे? कि मुझे ये एंगल पता है। अगर मुझे ये पता है कि ये 45 डिग्री है तो मुझे ये पता हो जाएगा कि इसका और इसका रेशियो 1 आएगा। मतलब जितनी साइड ये होगी उतनी ही साइड ये होगी। ये तो आप ऐसे देख सकते हैं 45 ये भी 45 होगा, तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल जाएगा, सब में बहुत मिल जाएगा। फिर भी तो ये जो एक एंगल आपको पता होता है, उस एक एंगल के बेसिस पे हम बाकी साइड्स के बीच में रेशियो फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है और इनका रेशियोस क्या है ये बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और आपने जो भी सब कुछ देखा होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या लगता है? एंगल। ये एंगल है तो सब कुछ है, एंगल नहीं है तो कुछ नहीं है। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है एंगल हमारे पास। इसीलिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम एंगल को लेते हैं। हम जो थीटा का यूज करते हैं दैट इज ए वेरिएबल फॉर एंगल। थीटा एंगल के लिए वेरिएबल है। आप थीटा के लिए x भी यूज कर सकते हैं, y भी यूज कर सकते हैं, a भी यूज कर सकते हैं, b यूज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट बेसिकली ठीक है, ट्रेडिशन है, एक कन्वीनिएंट चीज बन चुकी है कि इसको हम कन्वेंशनल है कि थीटा यूज करते हैं। बाकी ऐसा कुछ रूल नहीं है कि थीटा यूज करें। तो कई लोग तो ट्रिग्नोमेट्री थीटा को देखकर डर जाते हैं कि थीटा आगे हमारे समझ में नहीं आएगा, थीटा आगे आपको डिफिकल्ट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, काफी इजी रहता है। तो मैं आपको पहले अब रेशियो बताना शुरू करूंगा, ठीक है? तो मैं एक बार फिर से आपको चीजें बता देता हूं। एक स्कीमेटिक डायग्राम बना देता हूं पहले आपके लिए। जैसे ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल हम मान लेते हैं थीटा। वेरिएबल थीटा से अभी से थीटा को अपने साथ फ्रेंड करते रहिए ताकि चैप्टर के एंड तक थीटा आपको बनाएगा नहीं। तो इसको अपने साथ फ्रेंड बना लीजिए थीटा, ठीक है? ये आपके पास 90 डिग्री है और ये आपके पास थीटा है। ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है, मैंने आपको बताया। इसको मैं नेक्स्ट लेके चलूं। ये मेरे पास बेस है, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बेस बोलते हैं। इसको मैं आधार मान के चलूंगा और इस वाली लाइन को हम मानेंगे P यानी लंब। आधार, लंब और कट, ये तीन चीजें हैं। एक चीज यहां से दिमाग फिट कर लीजिए, जो मैं समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझ लीजिए कि अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इस एंगल के साथ जो चिपकी हुई लाइन है, ये वाला एंगल के साथ जो चिपकी हुई, आप ऐसे मान लीजिए कि इस वाले एंगल और 90 डिग्री वाले एंगल के बीच वाली जो लाइन है, मतलब ये वाला एंगल है 90 डिग्री वाला और ये वाला एंगल जो हमने अभी ले रखा है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, इनके बीच की जो लाइन है इसी को आप क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। इसको याद रखिए।
और ये जो एंगल आप ले रहे हैं इसके सामने वाली लाइन को ही आप परपेंडिकुलर बोलेंगे, क्योंकि अगर इसी को मान लो मैं ऐसे जो उसको घुमा के ऐसे बना देता हूं, ये मैंने इसी को ऐसे घुमा दिया, अब ये वाला एंगल कहां जाएगा, यहां जाएगा थीटा एंगल। तो अब अगर थीटा एंगल आप नहीं ले रहे तो इसके लिए बेस क्या रहेगा, बेस अभी भी इसी को मानना है, चाहे ये खड़ा होगा। अगर ये लाइन अब परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन अभी वर्टिकल बन चुकी है, ऊर्ध्वाधर बन चुकी है, फिर भी आप इसे ही बेस मानेंगे, इसे ही आधार मानेंगे, क्योंकि इस चीज को ध्यान में रखना है कि आधार वह माना जाता है जो 90 डिग्री वाला एंगल और हमारे कंसीडर्ड एंगल के बीच में होता है, और लंब किसे मानेंगे, इस लाइन को। इस चीज को क्लियर करना है कि सामने वाले एंगल को ही काटना होता है, मतलब लंब बोलते हैं। थीटा के सामने वाले यानी जो एंगल माना है उसके सामने वाली लाइन को हम लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और उसके पास वाली लाइन को हम बेस बोलते हैं। तो चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, ये ध्यान रखना है कि बेस किसे लेना है, बेस इसके साथ अटैच होना है, इस एंगल के साथ अटैच लाइन को 90 डिग्री और इस एंगल के बीच वाली लाइन को बेस मानना है और उसके सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर मानना है। ये चीज ध्यान रखनी है, चाहे आपको ये एंगल घुमा कर भी दे दिया जाए तो एंगल के साथ में जरूर ध्यान रखना है। अब मैं शुरू करता हूं, सबसे पहले हम रेशियो निकालना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मैं p और h का रेशियो निकालना चाहता हूं, p अपॉन h, ये क्या होगा अगर मुझे ये एंगल पता है। तो अगर मुझे कोई एंगल पता है, थीटा एंगल पता है, तो इस थीटा एंगल के बेसिस पे p और h के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, sin थीटा। sin थीटा p अपॉन h, यही से ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है। इसी चीज से ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है कि सबसे पहले इसी चीज को समझा गया था, इसी चीज को आर्यभट्ट ने अर्धज्या ऑफ दिस रेक्टल, इसीलिए कोण की अर्धज्या क्या होती है, ये sin थीटा ही था। तो हम ये देखें कि sin थीटा का मतलब है उसी के अंदर p और h का रेशियो दिस इज sin थीटा। फॉर एग्जांपल आपको लिखा हुआ आता है sin थीटा इक्वल टू 1/2। व्हाट इज दिस 1/2? दिस इज रेशियो ऑफ p एंड h। 1/2 is ratio of p and h with respect to angle this। इस एंगल के साथ में p and h क्या रेशियो है, वो sin थीटा है। तो sin थीटा का बेसिकली मतलब क्या है कि p और h का रेशियो क्या है, याद रखना p ऊपर और h नीचे, ठीक है, ये याद रखने के तरीके मैं आपको सिखाऊंगा। सेकंड आता है cos थीटा, सो दैट इज रेशियो ऑफ h and b and h। cos थीटा क्या है, b and h। थर्ड आपके पास आता है tan थीटा, तो tan थीटा इज रेशियो ऑफ p and b। सबके एक रेशियो लेंगे, पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, सबके आपस में रेशियो चेक करेंगे, ठीक है। तो दैट इज p अपॉन p, ये tan थीटा है। याद कीजिए यार, अगर मैं दो थीटा देखा तो उसी एंगल के साथ था। अब और तीन रेशियो बचे हैं कौन से, कि अगर इन्हीं को उल्टा कर दिया जाए, मान लो अगर हम इसमें h को ऊपर और p को नीचे ले लेते हैं, नया रेशियो बन जाएगा, तो h का p से रेशियो क्या बनेगा, cos थीटा। So cos थीटा is basically reciprocal of sin थीटा। sin थीटा का ही reciprocal उल्टा कर देना, sin थीटा को उल्टा कर देना cos थीटा है। मतलब अगर मान लो sin थीटा की वैल्यू आपके पास 1/2 होगी, तो cos की वैल्यू बेसिकली क्या होगी आपके पास 2/1। ये मान के चलो, और आपको मालूम होना चाहिए cos थीटा h अपॉन p, ये p अपॉन h अपॉन इसका उल्टा। इसी तरह से cos थीटा sec थीटा का उल्टा, तो sec थीटा होता है ये b अपॉन h को h अपॉन p, sec थीटा इज h अपॉन b, एंड tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, सो cot थीटा इज b अपॉन p। तो आप ये अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए, sin थीटा का इन्वर्स है cos थीटा। cos और sec आप देख लीजिए उल्टा ही है, cos sec, खाली बीच में o की जगह e हो रहा है, बाकी इसमें c आगे है, इसमें s पीछे, इसमें s आगे है, c पीछे, हो गया उल्टा। तो cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है। ये चीजें दिमाग में रखिए। तो ये अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होते हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहले आपको याद रख लीजिए, याद रखने का एक बेसिक तरीका हमारे इंग्लिश में काफी कन्वेंशनली चलता आ रहा है, वो जैसे पढ़ाया मैं आपको बताता हूं। बेसिकली इसको कैसे लिखते हैं, बहुत सारे अलग नाम आते हैं, मैं आपको देता हूं। एक नाम आता है पीले बीटा, पीले हरे, थोड़ा सा मतलब गैर कानूनी वर्ड रहता है, बट आपको समझने के लिए ठीक रहेगा। पी पी बी, सॉरी पी बी पी, पीले बेटा पीले,
हरी हरी बोतल। या और भी नाम आते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान भरा भरा, बहुत सारे नाम आते हैं, नहीं जानता हूं कौन सा है। तो पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान भरा भरा, कोई भी तरीके से आप ये लिख लो, ठीक है। अब ऊपर से देखना शुरू करेंगे तो ये है साइन, जो टी अपॉन एच है, ये है cos, जो डी अपॉन एच है, और ये है tan, जो पी अपॉन बी है। नीचे से देखेंगे तो ये है cosec, जो sin का उल्टा होता है, ये है sec, जो cos का उल्टा होता है, और ये है cot, जो tan का उल्टा होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप अगर क्लास 9th में हैं या 16 साल के हैं तो आपको ये सब याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, या आपको इस तरीके से ऐसे वाहियात तरीके यूज करने पड़ेंगे। आप डायरेक्ट इन चीज़ों को याद कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी बुक्स के अंदर भी सारी चीजें होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की टेबल होती है, तो टेबल मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमको उस टेबल की जरूरत नहीं है, तो हम उस टेबल को नहीं लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक्स में 7.1 एक्सरसाइज में से ही कुछ चुने हुए क्वेश्चंस हैं, तो उसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊं, बचे हुए आप लोग कर सकते हैं। मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए हैं, तो बचे हुए क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर पाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं सबसे पहले। अब हमारे पास आता है राइट एंगल एट बी। एक ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें दे रखा है कि राइट एंगल एट बी, मतलब बी पर राइट एंगल। ट्रायंगल का नाम एबीसी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एबीसी है जिसमें राइट एंगल है बी। अब हमको बोला गया है कि इसमें AB 24 सेंटीमीटर है, AB is 24 सेंटीमीटर एंड BC 7 सेंटीमीटर। डायग्राम अजीब हो गया, ऐसे बना देता हूं। अब लग रहा है कि ये 24 होगा और ये 7 होगा, तो ये 7 सेंटीमीटर है, इस तरह का डायग्राम। BC 7 सेंटीमीटर है एंड AB 24 सेंटीमीटर। मैंने जस्ट अभी आपको पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स बताई थी, 24 7 एंड 25 बताइए आपको। अगर आपको ट्रिप्लेट पता है तो आपके दिमाग में डायरेक्ट आ जाएगा 24 एंड 7 की संख्या होगा 25। फिर भी हम सॉल्व करके देखेंगे, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। p दिया है 24 का स्क्वायर प्लस b दिया है 7 का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 is equal to 576 and 49 625 625 is equal to h square। अब h का स्क्वायर 625 है, h क्या होगा, h is equal to root 625 and that is h is equal to 25 सेंटीमीटर। तो पहले आपको ac की वैल्यू निकालनी है। ac हमारे पास कितना है 25 सेंटीमीटर। आप p और b की जगह यहां पर ab एंड bc लेकर के चल सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, जो भी आपको ठीक लगे कन्वीनियंट तरीका है वो यूज करें। अब आगे देखते हैं, हमें पूछा गया है sin a क्या होता है। अब देखिए यहां पर एंगल कौन सा कंसीडर करना है, ये ध्यान रखिए। हम एंगल कौन सा लेंगे, a वाला। मैंने अभी आपको बताया कि जब एंगल a ले रहे हैं तो हम बेस किसको मानेंगे, इस एंगल के पास वाली लाइन को बेस मानेंगे। तो अगर a एंगल मान के चलेंगे फॉर एंगल a बेस क्या होगा हमारे पास 24 एंड परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, इसके सामने वाला एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर क्या होगा 7 एंड हाइपोटेन्यूज का ऑब्जेक्ट क्या होगी 25। सही, ये चीजें किसके लिए है, फॉर एंगल a। अगर एंगल c लेने का बोल देता है तो हमारे पास बेस 7 बन जाएगा और परपेंडिकुलर 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको पूछा है sin a क्या होता है, मैंने आपको बताया sin a क्या होता है p अपॉन h। p क्या है हमारे पास 7, a के लिए p हमारे पास 7 है एंड h कितना है 25, सो दैट इज sin a। सेकंड क्या बचा है cos a। cos a अभी आपको बताया cos क्या होता है, cos होता है b upon h। b कितना है हमारे पास 24 एंड h कितना है 25, सो 24 और 25 ये cos a। थर्ड हमको पूछा है sin c। सो नाउ अब हमें c sin c के साथ रेस्पेक्ट पूछा है, c के रेस्पेक्ट में पूछा है तो अब इनको भूल जाइए। अब c के लिए आते हैं, c के लिए बेस कौन हो जाएगा, एंगल c के लिए बेस c के पास वाला यानी राइट एंगल और c के बीच वाला b और c के बीच वाली लाइन BC। तो हमारे पास यहां पर बेस कौन बन जाएगी, BC बन जाएगी, जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, इस एंगल के सामने वाली लाइन 24 सेंटीमीटर, जो हमारे पास
AB है 24 सेंटीमीटर एंड थर्ड हाइपोटेन्यूज हमारे पास 25 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड sin C। sin C क्या हो जाएगा, यही sin का फॉर्मूला BF को सॉरी P अपॉन H। P कितना है अब P हो गया है हमारे पास 24, so 24 अपॉन 25 दैट इज sin C एंड cos C पूछा है इसने, cos C क्या हो जाएगा B अपॉन H होता है, B अपॉन H, B is 7 and H is 25। काफी इजी क्वेश्चन था, कर ही लेंगे आप। ऐसे और भी क्वेश्चन है तो आप कर लेना। तो ये क्वेश्चन हो गया, लगभग सारे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। पहले याद कीजिए cot थीटा क्या था, cot थीटा इज इक्वल टू क्या था b अपॉन p। तो यहां से ये मान लीजिए कि b जो है वो 7 है और p जो है वो 8 है, या फिर ये मान लीजिए कि b जो है वो 7x और p जो है वो 8x x लिखा दीजिए, ठीक रहेगा, जाएगा कन्वीनियंट रहेगा। तो ये हमारे पास एक अंदाजा हमारे पास हो गया है कि b 7x है और p 8x। अब पहले हमको x फाइंड करना है क्योंकि तीनों चीजें होनी जरूरी है। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये पहले एक्सरसाइज करने के फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए कम से कम एक चीज जरूरी है और वो है हमारे की साइड्स। तो सबसे पहला काम यही है कि आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सभी क्वेश्चन में सबसे पहले आप तीनों साइड्स चेक कर लीजिए कौन कौन सी साइड्स अवेलेबल है, कौन सी बची हुई है। जैसे इसमें ये दो दिए h निकालना है, h निकाल देते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमारे पास सॉरी हमारे पास वेरिएबल्स दोनों में h इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू b कितना है 7x, तो 7x का स्क्वायर 7x स्क्वायर और p का स्क्वायर है 8x का होल स्क्वायर। इसे अगर आप प्रश्न करेंगे तो 7x का स्क्वायर होता है 49x स्क्वायर और 8x का स्क्वायर होता है 64x स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 113x स्क्वायर। सही है, तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 113x स्क्वायर। हमें स्क्वायर दोनों का आना है तो ये x कर दीजिए और इसको रूट लगा दीजिए। 113 को कोई फैक्टर नहीं होता, जैसे डायरेक्ट रखिए और नीचे x, ये हमारे पास h आ जाएगा। तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, h की वैल्यू हमारे पास आ गई 113 का रूट x। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें फाइंड करना है ये इसका सॉल्यूशन है। तो पहले इसमें थोड़ा बहुत सॉल्व कर देता हूं। ये मेरे पास है 1 प्लस sin थीटा and 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta and 1 minus cos theta। आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी a plus b a minus b पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो क्लास 7th और क्लास 8th में आपको ये आइडेंटिटी मिल जाएगी, पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो a plus b बन रहा है और यहाँ a minus b बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा a square minus b square बन जाएगा। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin का स्क्वायर, तो ये रहेगा 1 माइनस sin का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो बनी। नीचे वाला भी a plus b 1 plus cos, a minus b 1 minus sin, सेम है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस cos का स्क्वायर। जिन लोगों ने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है इसके आगे, उनके मन में बड़ा जोश दिख रहा होगा कि फटाफट मैं इसको बस कर लेता हूँ, उसको साइंस पर निकाल लेता हूँ। लेकिन जिन्होंने अभी शुरुआत की मेरे साथ, उनके लिए मैं जैसा चल रहा है वैसे कंटिन्यू करेंगे, ज्यादा आगे बढ़ना नहीं है। इसी के अंदर डायरेक्ट साइन और cos की वैल्यूज होती है। यहां देखिए हमारे पास तीन वैल्यू क्या होती है, sin थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, sin थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन x, p हमारे पास 7x सॉरी 8x और h हमारे पास है √113x। तो x x कैंसिल और sin की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/113 का रूट। इसी तरह से cos की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, वो होती है b अपॉन h, b हमारे पास है 7x और h हमारे पास है 113 का रूट x, तो ये हो जाएगी 7/113। ये दोनों ही वैल्यूज हम वहां पर पुट करेंगे, दोनों वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर। इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पर पुट करेंगे, इन वैल्यूज को पहले से बता देना चाहिए। अब इस तरफ ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस sin का स्क्वायर मतलब 8/113 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 7/113 का होल स्क्वायर। इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाय 1/13 का रूट फिर उसका स्क्वायर, तो 1/13 बनेगा। ये
नीचे वाला 1 माइनस 49 डिवाइड बाय 130 दोनों एलसीएम ले लेते हैं ऊपर की तरफ तो एलसीएम ले लेगा 130 एलसीएम ले लेगा 1 का डिवाइड 130 में 130 113 माइनस 64 सही होगा नीचे भी ऐसे कैसे रूट एलसीएम में आएगा 130 उसमें एक का भाग किया 113 113 का भाग 1 गुणा 39 130 कैंसिल ऊपर रह जाएगा 113 माइनस 64 कितना होता है 49 और नीचे है 113 माइनस 50 वो होता है 60 सो ये हो जाएगा थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको ये लगेगा कि एक्चुअली cos थीटा का स्क्वायर है क्योंकि ये cos थीटा की वैल्यू क्या है 7.8 इसका स्क्वायर क्या होगा 49 ये तो वैल्यू आ गई ये cos थीटा का स्क्वायर है चलिए थर्ड क्वेश्चन है दिया हुआ राइट एंगल ट्रायंगल like this is the right angle triangle and हमें दिया गया कि B पर राइट एंगल है B और ये दिया हुआ है tan A की वैल्यू 1/√3 tan A = 1/√3 राइट ये भी दिया हुआ है तो ये A और ये C होगा ये हम मान सकते हैं ठीक है अब हमें ये दिया गया है इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमें किसके रेफरेंस में दी गई है ये वैल्यू √3 A के रेफरेंस में मतलब एंगल कौन सा लेके चलना है A वाला अगर ये वाला एंगल लेंगे तो यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर कौन होगा BC सामने वाले और बेस कौन होगा हमारे पास जो एंगल और राइट एंगल के बीच वाली लाइन है ये हमारे पास बेस हो जाएगा बेस हमारे पास होगा AB एंड हाइपोटेनस तो ऑब्वियस सी बात है AC ये AB होगा और हाइपोटेनस हमारे पास AC होगा ये हम पहले से मालूम है अब हमें क्या पता है हमें पता है कि tan A की वैल्यू 1/√3 सही है tan एक्चुअली होता क्या है tan होता है हमारे पास P/B तो यहां से हमें पता चल जाता है कि P 1 है और B √3 ये भी नहीं कर सकते तो हम ये कर सकते हैं कि P को x मान सकते हैं और B को √3x मान सकते हैं सही है तो किसे हम √3x और किसे हम x मान रहे हैं P को मान रहे हैं x P x मान रहे हैं क्योंकि ये 1 है तो 1 * x 1x और B को मान रहे हैं √3x B √3x इसमें भी एक बार नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे BC को हम मान रहे हैं x एंड AD को मान रहे हैं हम √3x और हमें AC फाइंड करनी है x फाइंड करनी है x हमें मालूम नहीं अगर हमको x फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी ऑब्वियस सी बात है p² + b² = h² आप लाइन के बेसिस पे लगाएं तो ab² + bc² = ac² ab² √3 का स्क्वायर √3x का स्क्वायर प्लस bc² x का स्क्वायर = ac² या x का जो रहेगा इसका स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3x का स्क्वायर x² प्लस x² = ac² √3x प्लस x स्क्वायर कितना होगा 4x² = ac² इसका भी इसको रूट लगाना है क्योंकि इसको सिर्फ ac फाइंड करना है सिर्फ h फाइंड करना है तो सिर्फ ac फाइंड करने के लिए हम √4x² करेंगे 4 का रूट 2x² का रूट x सो द वैल्यू ऑफ ac इज 2x या हम h भी बोल सकते हैं x की वैल्यू क्या है 2x ये हमारे पास क्या है 2x अब हमें क्या फाइंड करना है ये जो मैं दे रखा है वो एक्सप्रेशन दे रखी है दोनों का चार शुरू होगी sin a cos t cos a sin c cos a cos c sin b कुल मिलाकर चार चीजें चाहिए होगी एक चाहिए होगा sin a एक चाहिए होगा cos a एक चाहिए होगा sin c एंड cos c ये चार चीजें चाहिए ठीक है अगर हम a को अगर माने sin a के अंदर ही मानना पड़ेगा cos a को भी मानना पड़ेगा और दूसरी बात c मानना पड़ेगा अगर a को अगर मान के चले तो sin क्या होता है sin होता है p/h a के लिए p की वैल्यू क्या है x a के लिए परपेंडिकुलर हम tan का पता है tan की तो ये बना tan a तो tan a के लिए p क्या है x तो यहां p की जगह x लेना है x हमारे पास क्या है 2x सो दिस विल बिकम 1/2 सिमिलरली cos a के लिए हमें क्या करना है b/h a एंगल a के लिए b कौन है √3x upon 2x x cancel the value becomes √3/2 sin
sin c क्या होता है p अपॉन b, अब जानते हैं। लेकिन सर p अपॉन x, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, एंगल c लेना है, एंगल a लेना है। सो दिस टाइम वी आर टेकिंग एंगल c, और एंगल c के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाले लाइन, इसके सामने वाले लाइन कौन है, √3। तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर होगा √3x डिवाइडेड बाय h कौन है, 2x, x x कैंसिल, दिस बिकम्स √3 अपॉन 2, एंड द फोर्थ टाइम sin cos c लेने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, b अपॉन h, b हमारे पास x, c के लिए हमारे पास b कौन है, x, b अपॉन h होता है, b हमारे पास है x और h हमारे पास है 2x, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये चार वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। चलिए ये चार वैल्यूज हमको मिल गई हैं। अब इन चार वैल्यूज को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इजी है। पहली एक्सप्रेशन हमारे पास sin a cos c plus cos a sin c, sin a 1/2, cos c 1/2, cos a √3/2 and sin c √3/2, 1 into 1 1, 2 into 2 4, 1/4 plus √3 into √3 3 divided by 2 into 4, 1 plus 4 1 पाव 3/4, 1/4 मतलब पाव और 3/4 मतलब 3 पाव, कितना होगा 1। सो पहली एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ रहा है 1, ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है cos a cos c minus sin a sin c, यही। चलिए इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, cos a √3 डॉट sin cos c 1/2 minus sin a 1/2 डॉट sin c √3/2। शक्ल देख के लग रहा है जीरो होगी, फिर क्या कर लेते हैं, √3 into 1 √3 डिवाइडेड बाय 2 into 4, और यहां पर भी √3 डिवाइडेड बाय 4, √3 डिवाइडेड बाय 4, √3 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है 0। तो ये भी एक इजी सी एक्सप्रेशन थी। अब देख लीजिए ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, अगर आप थोड़ा सा भी पहले साइन cos का बेसिक कांसेप्ट समझ जाते हैं, अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं तो लगभग आपसे पूरी बुक के साथ मतलब इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है बाकी सभी कंपैरिजन में, बाकी सभी। तो ये अगर क्वेश्चन आएगा जहां मुझे लगता है क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, थोड़ा सा अच्छा सवाल है बाकी सभी के कंपैरिजन में करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें दिया हुआ है यहां पर एक ट्रायंगल है जिसमें Q पर राइट एंगल है, और हमें दिया गया है कि यहां पर PR की वैल्यू, we are given that PQ is 5 cm, ये PQR एक ट्रायंगल का नाम है PQR, PQ 5 cm हमें दी हुई है, PQ is equal to 5 cm, and next thing हमें दी हुई है PR plus QR is equal to 25 cm, PR plus QR इन दोनों का प्लस 25। थोड़ा सा याद कीजिए, मैंने अभी आपको पाइथागोरस की लिमिट पढ़ाई थी 5 12 and 30, दिस इज पाइथागोरस, अभी आपको एनालिसिस पढ़ाएंगे। तो यहां से क्या करेंगे, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये 5 है, इन दोनों का प्लस 25 है, मतलब ये 12 13 हो सकती है, 12 प्लस 25 होती है ना पहले करके, तो ये 12 13 हो सकती है, ये 12 हो जाती है, अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि हम सॉल्व करके फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम QR को लेट QR भी x, QR को मान लेते हैं x, तो बची हुई PR हमारे पास क्या हो जाएगी 25 x, क्योंकि दोनों का सम 25 है, ये x होगी तो ये 25 x होगी, सीधी सी बात। तो इन दोनों को हमने सपोज कर लिया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस के हिसाब से क्या होता है p² + b² = x² होता है। p कितना है 25, सॉरी 5 का स्क्वायर, b कितना है x, तो x का स्क्वायर = x का स्क्वायर, x क्या है 25 - x, इसका ओके। इसके अंदर बचा आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर, दैट इज a²
माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला आइडेंटिटी। तो सॉल्व करते हैं 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस x इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 एंड माइनस 2ab, a कितना है 25 एंड b कितना है x प्लस लास्ट में b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये बन जाएगा 50x, यहाँ रह जाएगा 25 इक्वल टू 625 माइनस 50x। इस माइनस 50x को इधर ले लीजिए 25 को इधर ले लीजिए, तो इधर आते ही हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 625 माइनस 25। 50x इज इक्वल टू 625 माइनस 25 600, so x इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, 60 upon 5 is 12, so x is 12। x क्या था हमारे पास, x हमारे पास क्या था pr, सॉरी qr, तो qr कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इज qr, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ये 25 माइनस x है, x कितना x माइनस कितना x कितना आ गया हमारे पास 12, तो 25 माइनस x कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो ये वाली 13 आ जाएगी। सो pr इज इक्वल टू 25 माइनस x है और वो हमारे पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। चलिए pbh यही इंपॉर्टेंट था, इसमें हमने कुल मिला के ये सारी वैल्यू हमारी जो थी वो हमारे पास b और h को फाइंड करने के लिए, बाकी सब तो हम कर ही सकते हैं। तो हमने यहां पर तीनों चीजें फाइंड कर ली है, b हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था जो 5 सेंटीमीटर है, h हमने फाइंड कर लिया जो 12 सेंटीमीटर है, और pr जो हमारा सॉरी ये h हमारे पास है 13 सेंटीमीटर और b हमने फाइंड किया 12 सेंटीमीटर, तीनों चीजें हमारे पास बन चुकी है। अब हमको क्या पूछा ये लेते हैं, हमें पूछा है sin p cos p tan p, एंगल कौन सा किसको लेना है p, एंगल p लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा सामने वाली लाइन, सामने वाली लाइन कौन है q r। तो अब देख लेते हैं हमारे पास p जिसे हम क्या कह सकते हैं q r, ठीक है, या परपेंडिकुलर से बनाएंगे, परपेंडिकुलर लंब जो है हमारे पास ये कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। बेस हमारे पास कितना है, बेस होती है पास वाली लाइन, एंगल के पास वाली लाइन 5 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेनस हमारे पास कितनी है 13 सेंटीमीटर। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें फाइंड करना है sin p, sin p sin क्या होता है परपेंडिकुलर कोण, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कितना है 12 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, 12/13 sin p हो गया। और क्या फाइंड करना है cos p, cos कितना होता है b upon h, b कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर एंड h कितना है 13 सेंटीमीटर, सो cos p is 5 upon 13 एंड लास्ट tan p, tan कितना होता है p upon b, p कितना दिया है हमारे पास 12 सेंटीमीटर एंड b 5 सेंटीमीटर, सो इसकी वैल्यू है 12 upon 5। ये तीन आंसर्स हैं, ये आपकी 3.1 एक्सरसाइज हो गई। इस एक्सरसाइज में बचे हुए क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर से लास्ट में दो पॉइंट बता देता हूं जो आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना है। पहला तो आप sin cos tan cosec sec एंड cot इन सभी रेशियोज के मतलब ये सभी किसके रेशियो हैं ये पता लगा लीजिए। sin किसका है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का, cos बेस ऑन हाइपोटेनस का, tan परपेंडिकुलर ऑन बेस का, cosec हाइपोटेनस ऑन परपेंडिकुलर का, sec हाइपोटेनस ऑन बेस का एंड cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारे रेशियो याद कर लीजिए, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट थिंग आपको याद रखनी है कि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको p b एंड h ये तीनों चीजें आपको ढूंढ लेनी है या निकाल लेनी है, जो दी हुई है वो डायरेक्ट यूज करना है, जो नहीं दी हुई है उसे फाइंड करना है। तो ये तीनों चीजें एक बार आपको कंफर्म चेक कर लेनी है। और तीसरी चीज चेक करने का कौन सा एंगल ले रहे हैं, किस एंगल के रेफरेंस में आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, तो ये चेक करना है। जैसे p के रेफरेंस में कर रहा है एंगल p के लिए लेना है, परपेंडिकुलर किसे लेंगे बेस किसे लेंगे हाइपोटेनस किसे लेंगे, या अगर मान लो r की भी दे रहे हैं परपेंडिकुलर किसे लेंगे बेस किसे लेंगे और हाइपोटेनस किसे लेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल्स के लिए टेबल फाइंड करना, एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे, कैसे टेबल बनाते हैं, टेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके बाद कैसे उसको पुट किया जाता है, और कुछ नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीखेंगे। तो उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कंटिन्यू रहिए ताकि हम ट्रिग्नोमेट्री को लगभग मैं 3 वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करवा दूंगा। ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद एक और है, देन लास्ट वीडियो, और आपकी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।